हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वैद्युत नवघट्टे के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती है केल्विन की। देखो सिंपल सा है, कमी हो रही है तो डेल्टा टी एफ कितना दे दिया 0.40 केल्विन। पूछ रहा है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, कर दोगे। डेल्टा टी एफ इक्वल कितना लगाओगे के एफ विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार गुणा के 1000 एम एस पूछा है। बाकी तुम्हारे पास है ही है सब कुछ, क्योंकि अवनमन स्थिरांक कितना दे रखा है उसने 5.12। ठीक है, अपने आप करोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट कह रहा है यदि जल का पराशरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप कितना दे दिया 0.75 वायुमंडल हो तो दाब कितना दे दिया, विलयन का आयतन 0.5 लीटर। अब देखो इसमें ये दे रखा बांटन गुणांक की मात्रा परिकलित कीजिए। जल में घुले पदार्थ की मात्रा परिकलित करवा रहा है, यानी विलेय का भार। तो जब उसने बांटन गुणांक क्या CaCl2 है, जो मतलब वैद्युत अपघट्य है, तो इसके 2 आयन बनेंगे। तो तुम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है πV = nRT, लेकिन यहाँ हो जाएगा πV = वैसे हमारे यूपी बोर्ड में आते नहीं है क्वेश्चन, CBSE में तो आते हैं। तो कितना हो जाएगा, पाई कितना है, पराशरण दाब कितना पी या पाई 0.75, आयतन कितना है 2.5 लीटर, आई का वैल्यू कितना है 2, और जी एन कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, आर 8.314 और ताप कितना है 27 करा था। केल्विन में कितना हो जाएगा 300, 273, 0.75 गुणा 2.5 बराबर 2। विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है तो हमें क्या करना है, निकालना है। और विलेय है क्या CaCl2, तो अणु का भार निकालो 40 और 35 दूनी 70, 71, 71 और 40 कितने हो गए 111। अब बाकी तुम्हें सॉल्व करना है, इतने ग्राम आएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखे मैंने इनके। अब ये हुआ चैप्टर 1 कंप्लीट। अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल की को निरूपित कीजिए। पहले तो सेल निरूपित करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है, तो Mg से कितना हो रहा है +2, तो पहले एनोड लिखते हैं Mg +2 सॉल्ट। अब इसका कंसनट्रेशन कितना है Mg का 0.130 सॉल्ट ब्रिज। यहाँ कैथोड लिखेंगे 2Ag+, इसका कितना 0.0001 और यहाँ आ जाएगा 2Ag। समझ गए, ये हो गया सेल निरूपित। ई सेल का परिकलन कीजिए, तो फॉर्मूला लगाइए जी। ई सेल इक्वल कितना होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड प्लस 0.06 बट्टे n log 10 कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है इसमें Ag+ आयंस, स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 है, और नहीं होता तो वही भी हमें लेके चलना पड़ता, आयंस इक्वल होने चाहिए। अपॉन में कितना हो जाएगा Mg+2, यहाँ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। ई सेल, अब ये क्या हो गया, कैथोड और एनोड क्या होता है, ई नोड सेल ही होता है, तो यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे 3.17 0.06, एन कितना आ गया 2 log 10 Ag+ का एक, तुम तो लाइन बढ़ा के आना उसमें 0.001 का कितना आ जाएगा स्क्वायर, Mg+2 कितना है 0.130, और ऐसा नहीं है यहाँ माइनस आ गया ना, तो ऊपर आ जाएगा एनोड, बट्टी में आ जाएगा कैथोड। तो दोनों से कर सकते हो, मत सोचना कि गलत है। 0.03 log 10 करो सॉल्व, 0.001 गुणा के 0.001 बट्टे 0.130, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितनी जीरो बढ़ेंगी यहाँ, एक तो एक बढ़ गई 10 और इसकी 5, 10 की 5, तो कितना हो गया 3.17 प्लस का 0.03 log 10 कितना बच ऊपर, ये हो गया 1/13 गुणा 10 की पावर 6, तो 3.17 प्लस का 0.03 log 10, 10 की 6 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की -6/13, 3.17 0.03 log
ए अपन बी से खोल देंगे, 10 की -6 log ए अपन बी बराबर है log ए माइनस बी। तो 3.17 प्लस का 0.03 -6 बचा एम डी एन से, और log 13 की वैल्यू कितनी होती है, समथिंग होती है 1.2 की समथिंग होती है। बाकी तुम्हें सॉल्व करना है, इतनी आ जाएगा बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साम्य स्थान की परिकलन कीजिए। तो साम्य स्थान का फॉर्मूला क्या होता है, log 10 की इक्वल ये होता है एन ई नॉट सेल बट्टे 0.059। एन साफ साफ दिखाई दे रहा 2 है, ई नॉट सेल कितना है गुणा के 0.46 बट्टे 0.059, इतना आ जाएगा log 10 की सी। और की सी इक्वल कितना लिख सकते हो, एंटी लॉग सॉल्व नहीं करने आते तो इतना जरूर लिखाना, 2 गुणा 0.46 बट्टे, वैसे मैं बता दूंगी एक स्पेशल वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखो, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड वैल्यू 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है। तो डेल्टा जी इक्वल कितना होता है -NF E0 सेल। एन का मान कितना है इसमें, एन का मान कितना है 2 है, 2 चार्ज है, तो एफ का कितना लगाते हैं 96,500, और E0 सेल कितना दे रखा है सेल के लिए 1.1। ठीक, बाकी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्युत pH बराबर 10 तो के बिलिंग के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के विभव का परिकलन करो। pH बराबर 10 तो pH जब 10 है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, 10⁻⁻ PS से, तो H प्लस और pH की वैल्यू कितनी 10, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इतना मिल गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करवा रहा है, तो E हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही लगाएंगे, E0 H प्लस H2 प्लस के 0.059 बट्टे N log 10, कंसनट्रेशन कितना आ जाएगा हाइड्रोजन आयन का, इसकी वैल्यू 0 होती है, 0.059 बट्टे 1, चार्ज 1 होता है, log 10 हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन कितना है 10⁻10, तो 0.059 m दी पावर n से सॉल्व कर देंगे इंटू -10 log 10 और log 10 का मान कितना होता है 1, 0.059 इंटू -10, तो हो जाएगा -0.59 वोल्ट। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है 0.1 मोल पर लीटर, सांद्रता कितनी दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर, एक चालकता सेल का प्रतिरोध, इस वाले सेल का प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम। यदि उसी सेल का प्रतिरोध, इसी सेल का, यानी अब उसकी मोलरता कितनी कर दी 0.02 मोल पर लीटर भरने पर जो प्रतिरोध हो जाता है वो कितना हो जाता है 520 ओम हो जाता है। तो इस वाले के लिए चालकता एवं मोलर चालकता परिकृत कीजिए, यानी अगले कप्पा निकालनी है और मोलर चालकता निकालनी है लैम्डा एम इस वाले के लिए। तो के निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो होता है के निकालने के लिए 1/ρ आर है ना, L/R, लेकिन एक के अब हम कैसे निकालेंगे के, तो यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें एक चीज़ दे रखी है 0.1 मोलर के लिए चालकता दे रखी है इसके लिए 0.1 वाले के लिए, तो सेल स्थान जो रहता है कांस्टेंट रहता है, तो दोनों के लिए सेम कांस्टेंट रहेगा G स्टार इक्वल आर के, आर कितना 100, के कितना 1.29, तो G स्टार कितना मिल गया 129 G स्टार मिल गया। तो इससे हम के निकाल लेंगे, के कैसे निकालोगे, G स्टार इक्वल आर के, तो G स्टार कितना मिल गया 129, आर कितना है 520, के का के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 129 बट्टे 520, के मिल गया। अब लैम्डा एम निकाल दो, मोलर चालकता कितना होता है कप्पा गुणा के 1000 बट्टे के एम। ठीक, तो के कितना 129 बट्टे 520 गुणा के 1000 और एम कितना है, इसी के लिए पूछा तो इसी का एम लगाएंगे 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.5 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध, सांद्रता कितनी दे रखी है 0.05 मोल पर लीटर, वैद्युत प्रतिरोध दे रखा है 5.55 × 10⁻³ इसका व्यास, व्यास कितना हो गया 2R,
1 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधक और लंबाई दे रखी है एल बराबर 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ध्यान देना। इसकी प्रतिरोधकता पूछा रो, तो रो कैसे निकालते हैं, रो इक्वल होता है R/L। तो तुम्हारे पास R है, ए नहीं है, ए कहाँ से निकालोगे, ए निकाल लेना πr² से। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र πr² होता है, पाई का वैल्यू 3.14 और r² हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा रो। दूसरा क्या पूछ रहा है वो चालकता। चालकता कैसे निकालते हैं, कप्पा। तो जो रो निकलेगा 1/रो कर देना। और तीसरा पूछा मोलर चालकता। मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, λm इक्वल k × 1000/n। इससे निकल के आ जाएगा λm। ठीक है। नेक्स्ट कोलराउस का नियम इम्पोर्टेंट आता है। सारे मैंने इम्पोर्टेंट डाले हैं जो बहुत सालों से आ रहे हैं लगातार। कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। वैसे मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी। इसके नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण से दीजिए। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मूलर चालकता होती है उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मूलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे हमारे पास वैद्युत अपघट्य NaCl, इसका वियोजन देखें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसकी जो मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, इनके योग के बराबर, Na+ और Cl नेगेटिव के योग के बराबर। अनुप्रयोग क्या है कि इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, पढ़ लेना एक बार। दूसरा आयनों की आयनिक गतिशीलता के मान की गणना कर सकते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की कोटि ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NaCl, HCl एवं NaOH CH3 COONA के लिए λ0m क्रमशः इतने हैं। यानी NaCl का कितना दे रखा है 126.4, HCl का दे रखा है 425.9, NaAC का दे रखा है 91। तो CH3 COOH के लिए λ0 को परिकलन कीजिए। CH3 COOH के लिए तो मैंने बताया था CH3 COOH के लिए कैसे निकालेंगे, इक्वल CH3 COO नेगेटिव प्लस का λ0H पॉजिटिव है ना, इसमें Na+Cl- जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो λ0 Na+ माइनस λ0 Na+ प्लस का λ0 Cl नेगेटिव माइनस का λ0 Cl नेगेटिव। इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, कितना आ गया λ0 CH3 COONA प्लस H और Cl को जोड़ दो λ0 HCl माइनस कॉमन ले लेंगे तो λ0 NaCl। वैल्यू कितनी दे रखी है, इनकी वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी है, NaAC मतलब सोडियम एसिटेट है, याद रखना है 91। HCl 425.9, NaCl 126.4। तो कितना हो गया 5 1 6 9 2 11 1 4 1 5.9 माइनस 126.4 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.0012028 मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता इतनी है। चालकता के दे दी। यदि एसिटिक अम्ल के लिए λ0m का मान इतना है तो इसके वियोजन स्थान की गणना कीजिए। वियोजन स्थान होता है के कैसे निकालते हैं, C∝² अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे, λm/λ0m। λ0m का मान तो है, λm नहीं है, तो λm कैसे निकालेंगे, κ/c यानी κ/m है ना भाई, इंटू का 1000 मोलर चालकता ऐसी तो निकालते हैं। तो ये आ जाएगी λm, फिर अल्फा निकाल लेंगे और फिर इससे वियोजन स्थान की गणना कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। CuSO4 के विलयन के 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, यानी 1.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई और वैद्युत अपघटन कराया गया। तो CuSO4 का वैद्युत अपघटन क्या होगा, Cu+2 प्लस का SO4 नेगेटिव। तो ये कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा बताओ, यानी 1.5 एम्पीयर 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। क्वेश्चन सीधा सा ये है। तो पहले आवेश देखो, आवेश कितना पहुंचा है, Q बराबर कितना होता है IT। तो Q बराबर I कितना है 1.5, T कितना है 600 सेकेंड हो जाएगा, मिनट है तो 10 मिनट, तो 900 आ गया 900 कूलम।
यानी 900 कूलाम आवेश दे रहे हैं। अब देखो Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी 2 मोल फेरेड 2F देने पर 63 ग्राम मिल रहा है। यानी 2 गुणा 96 500 कूलाम देने पर कितना मिलेगा, 63 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 कूलाम पे कितना मिलेगा, 63 बट्टे 2 गुणा 96 500। समझ में आई बात। तो लेकिन हम कितना कूलाम दे रहे हैं, सिर्फ 900। तो 900 पे कितना हो जाएगा, 63 बट्टे 2 गुणा 96 500 गुणा के 900। पूरा लिखना कि Cu+2 से Cu में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल फेरेड देना पड़ेगा। जब हमें कितना मिलता है, 63 ग्राम। तो 1 फेरेड का मतलब 96 कूलाम देने पर 63 ग्राम मिलता है। तो 1 कूलाम आवेश देने पर कितने ग्राम हमें कॉपर मिलेगा, 63 बट्टे 2 गुणा 96 500। तो लेकिन हम कितना कूलाम दे रहे हैं उसे, 900 कूलाम। तो 900 कूलाम देने पर कितने गुणा कर देंगे, 900 का, और आंसर आएगा 0.2938 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है कि जो धातुएं होती हैं उनको मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख दो या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है वही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। 2 अनुप्रयोग कि जितना मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना कम होता है वह धातु उतनी अधिक क्रियाशील होती है। दूसरा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना अधिक कम होता है वह धातु उतनी ही अधिक अपचायक होती है, और जितना अधिक होता है उतनी अधिक क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। ये इसके अनुप्रयोग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Zn+2 इसका पूछ रहा है EMF, तो निकाल दो, सिंपल सा है। अब बाकी के EMF के क्वेश्चन खुद करना। कैथोड क्या होता है इसमें, राइट साइड वाला Cu+2 E0 Zn+2 कैथोड माइनस एनोड प्लस का 0.06 बट्टे n log 10 कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 और कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ आ जाएगा Zn+2। तो इसका वैल्यू कितना है, 0.28, इसका 0.76 0.06 बट्टे 2। Cu+2 का कितना है, कंसंट्रेशन 1 तो कितना हो गया, 8 6 14 7 2 9 10 1.04, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये आ जाएगा 1.04 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लोगे, खुद करना है, देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, 2Fe+3 2I नेगेटिव 2Fe+2 I2। इस सेल का 298 केल्विन पर E0 सेल इतना है, तो गिब्स ऊर्जा निकाल। देखो पहले समझ लो, 2Fe+3 से कितना हो रहा है, 2Fe+2, यानी पहले 3 थे फिर 1 की कमी होगी, यानी इसने क्या किया होगा, अपचयन हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपचयन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का तो आ रहा है, तो n कितना मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। गिब्स ऊर्जा पूछा, निकाल दो, एक से पता चल रही है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2I नेगेटिव है तो माइनस NF E0 सेल डेल्टा G, n कितना है 2, F 96 500, E0 सेल कितना लगाओ 0.236 वोल्ट, इतने क्या आ जाएगी जूल, इतने आंसर क्या आ जाएगा जूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर धातुओं को उनकी अपचायक क्षमता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी बताया मैंने कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना कम होता है वह धातु उतनी ही अधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, वह धातु क्या होगी, उतनी अधिक क्रियाशील होगी और उतनी ही अच्छी अपचायक होगी। देख लो सबसे कम कितना, माइनस में जितनी बड़ी होती है उतना कम होता है, तो -2.93 और -0. सबसे अधिक किसका होगा अपचायक, इसका, फिर Cr+3, नहीं अभी तो माइनस में एक ही है, Mg+2, फिर Cr, फिर K हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया 0.79 और वो है Ag, तो 0.79
और ये होगी Ag। यही इसके अब चैक का क्रम है और यही इसकी किसका क्रम आ गया, क्रियाशीलता का क्रम। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित के लिए अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, निकालो। 1 मोल Al+3 को Al में कन्वर्ट करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3। सिंपल सी बात है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 96,500 कूलम, यानी 3 फेरड देना पड़ रहा है। 3 फेरड का मतलब हो गया 3 गुणा 96,500। और 1 मोल MnO4 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, Mn+2 में। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन संख्या देख लो, 7 आएगी, x - 8 = -1, 7 आएगी। और यहाँ कितना, 5। तो MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में कन्वर्ट है, यानी 7 से 2 में। तो कितने का आ रहा है, 5 फेरड देना पड़ेगा। 5 गुणा 96,500 गुणा कर देंगे, इतने कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु होता है जो एक गैल्वेनिक सेल क्या होता था, गैल्वेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, जिसे डैनियल सेल भी बोलते थे। एक बार उसमें से ईंधन सेल भी पढ़ लेना। ठीक है, आ जाता है। लवण सेतु क्या है, एक यूज आकार की नली होती है जिसमें कोई वैद्युत अपघट्य भरा रहता है ना, जैसे कि, और वो जो है सॉल्ट के बेसिस पे भरा जाएगा उसकी क्रियाशीलता के आधार पर। अब तो ऐसे समझ लो KNO3 NH4OH एक्सेट्रा। इसके 2 कार्य लिखिए, परिपथ को पूर्ण करता है और दूसरा क्या है, दूसरा जो अर्धशैल होती है उनकी वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। फेराडे के नियम क्या है, फेराडे के 2 नियम है, खुद पढ़ना है ये तुम्हें। चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जो ना आए ना एक बार मुझे बता देना, थ्योरेटिकल तुम खुद कर सकते हो। रासायनिक बलगत की अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, एकांक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कोशिश करना फॉर्मूला भी लिखो। तो अभिक्रिया का वेग कितना आ जाएगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय। मात्रक क्या आ जाएगा, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। और समय अगर सेकंड में ले रहे तो सेकंड, मिनट में लेके चल रहे तो मिनट, आवर में लेके चल रहे तो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 8 से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 से 25 मिनट में कितनी हो रही है, 8 से बन रहा है कोई प्रोडक्ट। तो अभिकारक की सांद्रता दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, dr/dt माइनस की dr/dt बराबर माइनस R फाइनल माइनस R इनिशियल बट्टे T। तो फाइनल कितना हो रहा है, 0.02, इनिशियल कितना है 0.03 बट्टे 25। R का वेग भाई इतना आ गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.02 प्लस के 0.03 बट्टे 25, यानी 0.01 बट्टे 25 मोल लीटर इनवर्स। और ये किस में टाइम, मिनट में, तो मिनट। सेकंड बार पूछ रहा है तो सेकंड बार कर दो, कितनी आ जाएगी 0.01, कितने का गुणा कर दोगे यहाँ 60 का, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के औसत वेग की गणना करनी है। सिंपल सा करो, कैसे आएगा औसत वेग, माइनस के 1/n1 डेल्टा A डेल्टा T बराबर माइनस का 1/n2 डेल्टा B डेल्टा T बराबर 1/m1 डेल्टा C डेल्टा T बराबर 1/m2 डेल्टा D डेल्टा T। नेक्स्ट, शून्य कोटि की निम्न के अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थान की गणना करो। वेग स्थान के मात्रक की गणना करो। वेग स्थान के मात्रक याद करने हैं। तो मात्रक का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था पहले मैंने और इम्पोर्टेंट वीडियो भी डाल रखी है, उनको भी देख लेना, तुम्हारे लिए ही बनाएंगे।
पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन है। मोल 1 - n लीटर n-1, तो मोल शून्य कोटि किया तो 1 - 0 लगा दो, n बराबर कितना लगा दो 0, 0 - 1 सेकेंड इनवर्स कितना आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और प्रथम किया तो प्रथम का कैसे निकालोगे, n बराबर कितना लगाते होगे 1। इस फॉर्मूले को याद रखना, किसी का भी पूछे यही n की वैल्यू इतनी लगा देना। द्वितीय का पूछेगा 2 लगा दोगे तो कितना बचेगा 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो 0 0 1 1 होगी, तो इसका आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय गुणांक क्या है। तापीय गुणांक होता है किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थानांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। विशिष्ट वेग स्थानांक क्या होता है। विशिष्ट एक वेग स्थानांक होता है, तुम्हें पता है कि अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। उसे हटाओगे तो कांस्टेंट आ गया कोई के। तो अगर सोचो C1 मान लें, C1 मूल पर लीटर है, तो स्थिर ताप पर अगर अभिकारक के इकाई सांद्रण पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, विशिष्ट वेग स्थानांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सक्रियण ऊर्जा मैंने बताई थी, उत्पाद बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उस पदार्थ की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर कर दोगे। देखो, आणविकता कोटि, एक तो डिफाइन आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कोटि, कोटि क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता की जो घातें होती हैं, घातों के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कोटि कहते हैं। आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, लेकिन कोटि पूर्णांक और भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन कोटि शून्य हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। बस सिंपल सा है। प्रथम कोटि की ये कह रहा है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो देखो, प्रथम कोटि की है तो प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है, K बराबर 2.303 ऑन T log 10 A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। देखो, ए से समझो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो T बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता A0 है, ये x है। T बराबर T में ये 0 x बन गया, तो ये रहेगी A0 माइनस एक्स। अब जो एक अर्धायु में जो अंतिम सांद्रता होती है प्रारंभिक की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। तो अब हम वैल्यू को पुट करें 2.303 एक अर्धायु T/2 log 10 A0 का A0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, A0/2 कैंसिल, तो K बराबर 2.303 T/2 log 10 कितना हो जाएगा 2। तो T/2 इक्वल कितना है 2.303 गुणा कर 0.3010 बट्टे K। तो T/2 इक्वल कितना आ गया 0.6932 बट्टे K। तो हो गया सिद्ध की जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, वेग स्थानांक पे। नेक्स्ट है शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समाकलित अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी और आ जाते हैं ये। देखो, सिंपल से तरीके से करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी होती है, शून्य होती है। मान के चल रहे हैं ए से कोई प्रोडक्ट है, T बराबर 0 पे A0 0, T बराबर T पर ये x रह गया, ये रह गया A0 माइनस एक्स, जे बराबर मान लेते हैं A के। तो तुम्हें पता है वेग किस पे डिपेंड करता है, अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड करता है। तो शून्य कोटि के शून्य। अब यहीं प्रथम कोटि का बताते कि चलती हूँ साथ ही साथ। तो A से कोई प्रोडक्ट, तो T बराबर 0 पर वही A0 मान लो 0, T बराबर T पर A0 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये बन गया x, और इसे मान लेते हैं A के। अब वेग किस पे डिपेंड करेगा, अभिकारक की सांद्रता A पर, लेकिन कोटि कितनी 1। अब आगे समझो, जब हटाएंगे कांस्टेंट आ गया K A और 0, तो ये हो जाएगा वेग कैसे निकालते हैं, अभिकारक सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय इंटू K बचेगा। तो डी इक्वल कितना आ गया माइनस K/dt। अब क्या कर देंगे समाकलन करने पर, तो डी इक्वल माइनस K, ये कितना हो जाएगा dt, डी का A,
माइनस के जी टी का टी प्लस का सी। यहाँ आ गई समीकरण 1 सी के मान के लिए। टी बराबर 0 पर ए किसके बराबर है, A0 के, तो लगाओ A0 माइनस के गुणा 0 प्लस सी, तो सी बराबर कितना आ गया A0। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा, ए का ए माइनस के टी, सी की जगह कितना रख दोगे A0। और ये प्रथम कोटि के लिए जो पहले बताया मैंने अर्धायु का समीकरण भी है। एक अर्धायु क्या होती है, एक अर्धायु में जो अभिकार की सांद्रता होती है प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। याद रखना अर्धायु पूछ लेता है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण भी है। तो कितना हो गया, तो के टी इक्वल कितना हो जाएगा A0 माइनस ए, तो के बराबर हो जाएगा 1/T A0 माइनस ए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे समझो। प्रथम के लिए निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा माइनस के D/dt बराबर के ए, तो D/a बराबर माइनस के dt। शून्य का समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका समाकलन D/dt log E a माइनस का के टी प्लस का सी। D/e का कितना हो गया log E a। तो अब देखो सी के मान के लिए सेम वही, टी बराबर 0 पर ए बराबर किसके A0 के, तो लगाओ log E0 बराबर माइनस के टी प्लस सी की जगह कितना लगा दोगे, यहाँ गुणा 0 हो जाएगी, सी की जगह सी, तो सी बराबर कितना आ गया log E A0। सी का मान रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो log E बराबर माइनस कितना हो गया के टी प्लस का सी log E0। तो के टी को इधर लिया प्लस की हो जाएगी और उसे इधर ले जाओ, तो माइनस का हो जाएगा log E। तो के बराबर कितना आ गया 1/T log A माइनस log B क्या होता है log A/B। तो बेस ई से बेस 10 में परिवर्तित करने के लिए कितना गुणा करते हैं, बेस 10 में परिवर्तित करने